एक चीज़ तो राजा आमिर अब्बास साहब मानेंगे ना कि अदालतों के अंदर जिस तरह से गुफ्तगू होती है, जजेस जिस तरह रिमार्क्स देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वक्त ये मुद्दत मुलाजमत का केस था तो उन्होंने हनीफ राई से कहा, वो जो एप्लीकेंट थे, कि आप भी आर्मी चीफ बन सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या कोई किसी चीज़ को जानने के लिए अमूमी तौर पर ये कहा जाता है ना कि जजेस सवाल करते हैं ताकि चीज़ों को क्लियर कर सकें, वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, बिकॉज दे वांटेड टू क्लियर। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताइए, ये कहना कि आप भी आर्मी चीफ बन सकते हैं, कोई भी आर्मी चीफ बन सकता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब तो ये कह रहे हैं, तो क्या इससे कोई मकसद आप समझते हैं कि कोई ऐसा मकसद था कि किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी? क्लैरिफिकेशन वो खुद ही शायद देना चाह रहे थे कि आर्मी चीफ का ये केस आ गया है तो आप आराम से बैठ जाएं, ये कल 3 बजे आया है, आज जल्दी में हमने इसको फारिग करना है, क्योंकि इस मुल्क में आर्मी चीफ का जो टेनोर है, अब अगर टेनोर की बात थी तो टेनोर जिस दिन वो अपॉइंट हुए थे उस दिन भी नहीं था, 3 साल नहीं थे, उसी दिन टेक अप कर लिया जाता। और एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जो है बहरहाल जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी ख़ता हो सकती है, और हमारे मुल्क में ये अब इस चीज़ को देखना होगा कि जी ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा था कि जी अदारों में जो एक आ रही है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो ये क्या वजह है? ये अदारे कर रहे हैं, कथन नहीं कर रहे। ये वही इंटरनेशनल हमारे दुश्मनों की साजिश है कि इस मुल्क के अदारों को आपस में कमज़ोर करके लड़ाया जाए। और जिस चीज़ का मैं समझता हूँ कि जस्टिस गुलजार, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ ये इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, और हम भी ये जानते हैं कि ये अदारों की लड़ाई नहीं, ये अदारों का तनाव नहीं। हाँ, अदारों में अगर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो इस तरफ इन चीज़ों को रुख देते हैं या हवा देते हैं, तो हमें भी उसे रोकना चाहिए, इस माशरे को भी रोकना चाहिए। और अगर ऐसी जजमेंट्स भी आती हैं तो उसको लीगली हम देख के अगली जगह ले जाके, लेकिन आप देखें कि एक अगर मेजर जनरल जाके वो CIA से मिल सकता है, उसे बाद में सज़ा हो जाती है, एक ब्रिगेडियर को सज़ा मौत हो जाती है, तो अगर वहाँ पे आपके दुश्मन इतने सख्त सिक्योरिटी में पेनिट्रेट कर सकते हैं तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अब वही बात जो ISPR ने की कि ये जौन सा है हाइब्रिड वॉर है, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के अदारों को कमज़ोर करके और अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसको तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये बॉर्डर पे आप दिखाते हैं कि जो तनाव है, ये बॉर्डर का तनाव अंदर ही आता है इस सूरत में। लेकिन फ़खर, जो राजा साहब बात कर रहे हैं, ये जो बात है कि ये इसके पीछे एक साजिश है, अगर मैं ये कहूँ कि इसके पीछे साजिश है तो फिर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है। और इसका तो मतलब ये है कि हम बाकायदा किसी को मलाइन कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो भी, अगर हम जज से कहें, अदलिया के फ़ैसले पर ये कहें, तो इसका मतलब तो ये है कि हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, एक साजिश के नतीजे में है। ये तो बड़े सीरियस चार्जेस हैं। ये एक आम फहम बात तो नहीं है कि जी दुश्मन की साजिश है। भाई, एक अदालत ने फैसला दिया है, वो पाकिस्तानी है, 3 जज जिन्होंने फैसला दिया है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक साजिश है लड़ाने की, तो इसका मतलब है वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, किसी के कहने पर किया गया, या इसका कुछ और मतलब है? फ़खर, देखें समी साहब, ये जो केस था इसको डे 1 से मैंने कवर किया था, और 5 साल तक इसकी हेयरिंग जो थी, 6 साल तक चलती रही स्पेशल कोर्ट में, और इसके जितने भी मराइल आए थे उसको डिटेल में कवर किया था। लेकिन जिस वक्त ये फ़ैसला आया है उसके अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और ख़ित्ते में जो हालात हैं, उस कंटेक्स्ट में इस तरह की जजमेंट का जो आना जो है, और जिस तरह से 2 जजमेंट्स आई हैं, एक आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से आई है, एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आई है। मैंने आपको ये कहा कि वो जो प्रोसिक्यूशन साइड से आर्गूमेंट्स आए थे और जो मुशर्रफ के वकला अपना डिफेंस पेश कर रहे थे, उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, एडिशनल DG खालिद कुरैशी, जो 3 रुकनी टीम को हेड कर रहे थे, उनका जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो उन्होंने ये एडमिट किया था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। यानी कि मुशर्रफ के जो वकला थे वो ये कह रहे थे कि जी ये बाकी लोग भी इसमें शामिल थे, उनको भी शामिल किया जाए। तो वहाँ पे केस जो था वो मशकूक हो गया था। लेकिन उसके बाद जो अब फैसला आया है उसके अंदर तमाम
फैक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम फैक्ट्स को जो नलीफाई चीज़ कर रही है वो ये पैरा 66 कर रहा है, जहाँ से तासुब, जहाँ से जो इस वक्त कहा जा रहा है वेंजियंस है या विंडिकेटिव है, विंडिक्टिव है, इस तरह की बात की जा रही है। अब ये जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है ना चैलेंज कर सकते हैं, तो वही है ना, और वहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप भाई ये बात फ़खर, जब फैसला हमारे यहाँ जरदारी साहब भी कहते हैं मैं फैसला नहीं मानता, नवाज शरीफ ने भी कहा कि जब उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, ये तो हमें निकालने की एक साजिश है। अब जिसके खिलाफ फैसला आता है वो कहता है मैं तो नहीं मानता इसको, इसका क्या करें? देखें ना, जहाँ तक नवाज शरीफ के केस का ताल्लुक था तो वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में आए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करें, और GIT बनी थी। बाकी ये है कि वो थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी सिसिलियन माफिया के हवाले से। उसमें हमने देखा कि जो जब ये केस सारा पनामा का मामला शुरू हुआ और उसके बाद जो इवेंट्स आए थे जिसमें GIT के लोगों को जिस तरह तंग किया गया और जिस तरह से बातें की गई थी, वो चीज़ें जो थी वो उस वक्त सामने आ रही थी, और वो लग भी ऐसा रहा था कि अगर इधर से बात नहीं बन रही है, उधर से बात नहीं बन रही है, वो लंबी एक तफसील हो जाएगी कि वो किस तरह से हुकूमत में जो थे ना, वो नून की हुकूमत थी और वो किस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसको छोड़ करके आप ये देखें कि ये बिल्कुल तो हमेशा से और है। मैं कहता हूं मैं आपकी कि फैसला जब आता है कोई भी अगर उसके खिलाफ आए तो वो कहता है जी ये कानून के खिलाफ। एक मिनट फ़खर, फैसला जब आता है तो कोई को तो छोड़ देना। ब्रदर जज जो साथ बैठा हुआ था वो कहता था कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूं और मैं इनको बरी करता हूं। ठीक है, तो फैसला ना मानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो कोर्स अडॉप्ट किया जाता है वो यही है कि फैसले को अगर चैलेंज करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, और अगर जज को आप समझते हैं, ये डिसाइड आपने और हमने नहीं करना कि वो किसी चीज़ के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हज़ारों दरख्वास्तें जाती हैं, इससे पहले भी जजेस की गई हुई हैं, तो अगर ये भी जाती है तो मैं इसमें कोई ऐसा नहीं, लेकिन इस पर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बैठ के एक सिटिंग जज को कहना कि वो पागल है, एक सिटिंग चीफ जस्टिस को, ये भाई आपने अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करना है तो आप जाके कर दें, वो वहाँ पर दरख्वास्त में लिख के हर चीज़ डाल दें। लेकिन आप सरकार जो है वो उसके वज़ीर टेलीविज़न पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये पागल हो गया, ये जज छठिया गया है पर्सनल उसके हवाले से। क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है? देखिए, आइन तो इस बात की भी हमने तो यही बचपन से पढ़ा था कि जजेस डोंट स्पीक, दे स्पीक। कि हमारे मुल्क में मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेनी है, मैं इसी पर हम राजा आमिर अब्बास बात जारी रखेंगे। पॉइंट ये है, इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस साहब को ये बात गैर रस्मी गुफ्तगू में नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना था। लेकिन एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट ने काम किया कि 3 वजीर बैठकर आकर एक सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो भी गलत है मेरी नज़र में, इसलिए कि वो खोसा साहब ने भी गलत किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था, और हुकूमत को भी ये नहीं करना चाहिए था। ख़ास तौर पर अब जब ये कहा जा रहा है कि जी रेफरेंस पता नहीं फाइल होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो जो सारी गुफ्तगू, वो जो सारा अब्यूज़, वो जो सारा बुरा भला और वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।